नमस्कार। आज बात करते हैं आरबीआई के उन नए रूल्स की जो डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। जी हाँ, ये नियम हमारे हर ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल देंगे। कभी सोचा है कि जब हम बड़ी आसानी से कोई क्यूआर कोड स्कैन करते हैं या ऐप पर पे बटन दबाते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? हमें तो लगता है कि ये बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इसके पीछे एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम कर रहा होता है जो हमें कभी दिखाई ही नहीं देता। और इस पूरे सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में होते हैं पेमेंट एग्रीगेटर्स यानी पीएज। इनको समझने का सबसे आसान तरीका है, मान लीजिए ये किसी बड़े मॉल के सुपर कैशियर हैं। जैसे एक अकेला कैशियर मॉल की कई दुकानों का पैसा इकट्ठा करता है, ठीक वैसे ही ये पेमेंट एग्रीगेटर्स हजारों ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यापारियों के लिए डिजिटल पेमेंट्स को सेफली मैनेज करते हैं। तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं इन्हीं पेमेंट एग्रीगेटर्स पर से, जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी के सबसे जरूरी लेकिन काफी हद तक अदृश्य गेटकीपर्स हैं। अब ये पेमेंट एग्रीगेटर्स भी कई तरह के होते हैं। एक तो हो गए ऑनलाइन वाले, जैसे रेज़रपे और पेयू, जो वेबसाइट और ऐप पर हमारी शॉपिंग को पॉसिबल बनाते हैं। फिर आते हैं ऑफलाइन वाले, जैसे पाइन लैब्स, जो दुकानों पर कार्ड मशीन और क्यूआर कोड पेमेंट्स को मैनेज करते हैं। और तो और इंटरनेशनल पेमेंट संभालने वाले पीएस भी हैं। और हाँ, हमारे बड़े बड़े बैंक्स जैसे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई भी ये सर्विस देते हैं। अब सुनने में तो सब ठीक लग रहा है ना? लेकिन असल में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि इन सभी अलग अलग तरह के पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए नियम एक जैसे नहीं थे। मतलब ये नियमों का एक उलझा हुआ सा जाल बन गया था। तो पेच ये था कि जो ऑनलाइन पेमेंट संभाल रहे थे उनके लिए तो आरबीआई के नियम बिल्कुल साफ थे, लेकिन जो ऑफलाइन यानी दुकानों पर पेमेंट मैनेज कर रहे थे या फिर इंटरनेशनल पेमेंट्स देख रहे थे, उनके लिए कोई ठोस गाइडलाइंस नहीं थी। और बस इसी गैप को, इसी असंतुलन को आरबीआई अब ठीक करना चाहता था। और बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई अपने नए मास्टर डायरेक्शंस लेकर आया है। ये इस पूरी बिखरी हुई व्यवस्था के लिए एक सिंगल यूनिफाइड फ्रेमवर्क है, एक समाधान। वैसे ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। आरबीआई ने अप्रैल 2024 में पहले एक ड्राफ्ट रूल निकाला, फिर उस पर लोगों से, कंपनियों से फीडबैक मांगा, और इन सब के बाद जाकर 15 सितंबर 2025 को ये फाइनल नियम लागू किए गए। तो मतलब ये एक सोची समझी प्रक्रिया थी। इस पूरी कवायद का लक्ष्य बिल्कुल साफ था, एक देश एक पेमेंट नियम, मतलब एक ही रूल बुक जो ऑनलाइन, ऑफलाइन और इंटरनेशनल हर तरह के पेमेंट एग्रीगेटर पर बराबर लागू हो। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इन नए नियमों में आखिर है क्या और इससे हम सब पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात है पैसों की। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि जो भी नॉन बैंक कंपनियां ये काम करना चाहती हैं, उनके पास शुरुआत में ही कम से कम 15 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, 3 साल के अंदर इसे बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए करना होगा। इसका मकसद ये है कि सिर्फ सीरियस और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनियां ही इस मार्केट में टिकें। देखिए, बैंकों को तो अलग से लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन रेज़रपे जैसी सभी फिनटेक कंपनियों को 31 दिसंबर 2025 तक आरबीआई से लाइसेंस लेना ही होगा। और जो कंपनियां ये लाइसेंस नहीं ले पाएंगी, उन्हें 28 फरवरी 2026 तक अपना कामकाज बंद करना पड़ेगा। डेडलाइंस बिल्कुल क्लियर हैं। अब आते हैं सिक्योरिटी पर, जो कि सबसे जरूरी चीज है। अब कंपनियों के डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स को आरबीआई के फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया पर खरा उतरना होगा। मतलब उनकी साख और ईमानदारी की पूरी जांच होगी। हर साल साइबर सिक्योरिटी ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। और सबसे अहम बात, सारा का सारा पेमेंट्स डेटा सिर्फ और सिर्फ भारत में ही स्टोर करना होगा। मतलब हमारा फाइनेंशियल डेटा देश से बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा एक और जरूरी नियम आया है। अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर्स के जरिए देश से बाहर भेजे जाने वाले हर पेमेंट की एक लिमिट तय कर दी गई है, जो है 25 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन। और अब वो नियम जो सीधे सीधे हम जैसे ग्राहकों और छोटे व्यापारियों को फायदा पहुंचाएंगे। अब से कोई भी रिफंड उसी अकाउंट या कार्ड में वापस आएगा जिससे पेमेंट हुआ था। ग्राहकों का पैसा कंपनियों के अपने फंड से अलग एक सुरक्षित एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। मतलब पैसा कंपनी के पास नहीं, बल्कि एक न्यूट्रल बैंक अकाउंट में सेफ रहेगा। और अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो उसे सुलझाने के लिए अब एक तय टाइमलाइन होगी।
व्यापारियों को सिस्टम से जोड़ने की प्रोसेस यानी KYC को भी बेहतर बनाया गया है। जो बड़े व्यापारी हैं उनकी तो पूरी जांच पड़ताल होगी, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है, उनके लिए प्रोसेस को काफी आसान कर दिया गया है। ऐसा इसलिए ताकि वे भी आसानी से डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन सकें। तो ठीक है, नियम आ गए, पर इसका बड़ा पिक्चर क्या है? इन सब बदलावों का हमारी डिजिटल पेमेंट की दुनिया पर ओवरऑल असर क्या होने वाला है? चलिए इसे देखते हैं। देखिए, इन नए नियमों का असर एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। एक तरफ हम सब के लिए यानी कंज्यूमर्स के लिए सिक्योरिटी जाहिर तौर पे बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ फिनटेक कंपनियों के लिए कंप्लायंस की लागत भी बढ़ जाएगी। हो सकता है इससे कुछ छोटी कंपनियां मार्केट से बाहर हो जाएं या बड़ी कंपनियों में मिल जाएं, पर सबसे अच्छी बात यह है कि अब हर तरह के पेमेंट के लिए एक जैसा यूनिफाइड स्टैंडर्ड होगा। तो निचोड़ ये है कि इन नियमों के साथ भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम अब और ज्यादा सुरक्षित, भरोसेमंद और स्टैंडर्डाइज्ड होने की तरफ एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि इंडिया का फिनटेक स्पेस अब मैच्योर हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या रेगुलेशन का ये नया दौर लोगों का भरोसा तो बढ़ाएगा, लेकिन कहीं ये नए नए इनोवेटिव आइडियाज लाने वाली फिनटेक कंपनियों की रफ्तार को धीमा तो नहीं कर देगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।